नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि एक अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत लिखने की कहानी है। ये कहानी है भारत के संविधान के बनने की, एक नए नए आजाद हुए देश के लिए एक रूल बुक लिखने का वो जबरदस्त काम। तो आइए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद अभी अभी आजाद हुआ है, जहां करोड़ों लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। ऐसे देश के लिए एकदम जीरो से एक ऐसी रूल बुक कैसे लिखी जाए जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का रास्ता दिखाए। यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना भारत की संविधान सभा ने किया था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल आइडिया से। एक ऐसा आइडिया जो धीरे धीरे पूरे देश की आवाज बन गया। ये आइडिया था कि हम अपने नियम खुद बनाएंगे, अपने देश का भविष्य खुद तय करेंगे। ये एक अकेले विचार से एक नेशनल मिशन बनने का सफर था। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था बल्कि दशकों के संघर्ष का नतीजा था। इसकी चिंगारी सबसे पहले 1934 में जली जब एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना दिया। सालों की मेहनत के बाद 1940 में अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने इसे माना, चलो ठीक है। और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो ऐतिहासिक संविधान सभा बनी जिसने भारत का मुकद्दर लिखा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब दशकों का सपना हकीकत बनने वाला था। चलिए सीधे चलते हैं नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जहां भारत के भविष्य के निर्माता पहली बार एक साथ इकट्ठा हुए थे। 9 दिसंबर 1946। ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। एक तरफ उम्मीदें थीं तो दूसरी तरफ बंटवारे के बादल भी मंडरा रहे थे। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बाइकॉट किया, जिससे एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। ऐसे मुश्किल वक्त में सभा ने एक फ्रेंच परंपरा को अपनाते हुए अपने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया। अब देखिए, इतने बड़े काम के लिए एक मजबूत लीडरशिप तो चाहिए ही थी। तो जल्द ही सभा ने अपने परमानेंट लीडर्स को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, जिनकी शांत पर्सनालिटी सबको साथ लेकर चलती थी। उनका साथ देने के लिए एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। और इन सबके पीछे जो दिमाग था, जो कानूनी सलाह दे रहे थे, वो थे सर बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। तो इस सभा का मकसद क्या था? इसका विजन क्या था? इसका जवाब मिला 13 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर उद्देश्य संकल्प पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, समझिए ये हमारे संविधान की आत्मा थी, एक तरह का नॉर्थ स्टार जिसने पूरे प्रोसेस को गाइड किया। इसका निचोड़ था भारत को एक आज़ाद, संप्रभु गणराज्य बनाना और उसके लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो हर नागरिक को न्याय, आज़ादी और बराबरी की गारंटी दे। तो ठीक है, लीडरशिप तय हो गई, लक्ष्य भी साफ था। अब शुरू हुआ असली काम। देखिए, संविधान बनाना किसी एक इंसान का काम तो था नहीं, ये एक बहुत बड़ी इमारत बनाने जैसा था। इसलिए इस बड़े काम को छोटे छोटी कमेटियों में बांटा गया और हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी दी गई। ये एक बहुत बड़ी नेशनल वर्कशॉप थी जहां देश के सबसे तेज दिमाग एक साथ काम कर रहे थे। और इस पूरी वर्कशॉप का जो नर्व सेंटर था, जो इंजन था, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस इंजन को चला रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके ज्ञान और उनकी कड़ी मेहनत के बिना हमारा संविधान वैसा नहीं होता जैसा आज है। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये कितना बड़ा टीम एफर्ट था। जहां डॉक्टर अंबेडकर संविधान का कानूनी ढांचा तैयार कर रहे थे, वहीं जवाहरलाल नेहरू केंद्र की शक्तियों पर काम कर रहे थे और सरदार पटेल, हमारे लौ पुरुष, राज्यों को एक साथ लाने के मुश्किल काम को देख रहे थे। ये टीम वर्क का एक शानदार उदाहरण था। अब शब्दों से हटकर जरा नंबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े आपको इस काम की विशालता का असली एहसास कराएंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस जबरदस्त मेहनत और लगन की कहानी कहते हैं जो इस दस्तावेज को बनाने में लगी थी। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। एक बार फिर से सुनिए, लगभग 3 साल, दिन रात देश के बेहतरीन दिमागों ने एक एक शब्द, एक एक लाइन पर बहस की। ये सिर्फ एक किताब लिखना नहीं था, ये एक देश की आत्मा को गढ़ना था। मतलब कमिटमेंट का लेवल सोचिए। शुरू में तो सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन फिर देश के बंटवारे का वो दुखद दौर आया और ये संख्या घटकर 299 रह गई।
ये नंबर हमें उस मुश्किल दौर की याद दिलाता है जब एक तरफ आज़ादी का जश्न था और दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। और इसी उथल-पुथल के बीच इन 299 लोगों ने एक अखंड भारत का सपना देखा और उसे सच किया। और खर्चा कितना आया? उस जमाने में लगभग 64 लाख रुपए। आज ये रकम शायद ज्यादा ना लगे, पर 1940 के दशक में ये बहुत बड़ी रकम थी। ये बताता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स के लिए एक मजबूत और टिकाऊ संविधान बनाना कितना ज्यादा जरूरी था। लेकिन एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो कला का भी एक शानदार नमूना है। इसकी जो ओरिजिनल हाथ से लिखी कॉपी है ना, उसमें कानून और कला का एक ऐसा संगम है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। चलिए इसकी इस छिटी हुई खूबसूरती को देखते हैं। सभा की मोहर के लिए हाथी को चुना गया था, जो ताकत और समझदारी का प्रतीक है। और इस दस्तावेज को किसी मशीन ने नहीं छापा, इसे हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में। और इतना ही नहीं, शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने हर एक पन्ने को भारत के इतिहास और संस्कृति की तस्वीरों से सजाया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारे नेशनल प्राइड का एक जीता जागा सबूत है। अच्छा, अब 2 तारीखें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। चलिए इसे आसान बनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को काम पूरा हुआ और संविधान को अपना लिया गया, इसीलिए इसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया गया, 26 जनवरी 1950 तक। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का दिन आज़ादी की लड़ाई में खास था। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को चुना गया और हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए एक नए राष्ट्र के जन्म के इन आखिरी पड़ावों को फटाफट देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947, आज़ादी से कुछ हफ्ते पहले हमारे प्यारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को, जैसा हमने देखा, संविधान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को सभा की आखिरी बैठक में जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया। और फिर आया वो गौरव का दिन, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत सही मायनों में एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, आखिर एक ऐसा दस्तावेज बनाने के लिए क्या चाहिए जो 75 साल से भी ज्यादा समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक सूत्र में बांधे रखे? इसका जवाब है दूर की सोच, हिम्मत, समझौते करने की ताकत और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक साथ बुनने की काबिलियत। ये भारत की संविधान सभा की एक अविश्वसनीय कामयाबी और एक ऐसी विरासत है जो हमें हर दिन याद दिलाती है कि एक देश के तौर पर हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।